वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थशास्त्र की परिभाषा से संबंधित है, यानी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, जो परिभाषा होती है वो कोई भी विषय होता है यानी सब्जेक्ट होता है, उसका एक लघु प्रतिरूप यानी स्मॉल रेप्लिका होता है। वो परिभाषा उस विषय से संबंधित एक समरी हमारे सामने रख देती है। तो इसलिए अर्थशास्त्र विषय को परिभाषित या शुरू करने से पहले हमें इससे संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा का अध्ययन या स्टडी करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है उसकी विशेष सामग्री, उसका एरिया, उसकी लिमिटेशंस ना तो पहले ही निश्चित थी और ना आज तक ही इसकी लिमिटेशंस, विषय वस्तु और क्षेत्र आज भी अनिश्चित ही है। और जो इकोनॉमिक्स की जो परिभाषा है उसको भी समझना अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग विचारों द्वारा यानी अलग अलग अनुभवों के आधार पर अपनी परिभाषाओं को रखा है। इस संबंध में एक व्यंग भी है जो श्रीमती बारबरा बूटन ने कहा है कि जहाँ 6 अर्थशास्त्री मिलते हैं वहाँ पर 7 मत होते हैं। मीन्स देयर आर 6 इकोनॉमिक्स टुगेदर देयर आर 7 ओपिनियंस। यानी इसका अर्थ ये है कि 6 अर्थशास्त्री मिलकर भी अपनी अलग अलग परिभाषाएं ही देते हैं, इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। तो इसीलिए बारबरा बूटन कहती हैं कि जहाँ 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहाँ 7 मत होते हैं। और कीन्स ने भी, जॉन मेनार्ड कीन्स ने भी कहा है कि अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा से अपना गला घोंट लिया है। यानी कीन्स अपने कथन में ये कहना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र में इस प्रकार की परिभाषाएं देने से अर्थशास्त्रियों ने अपना ही गला घोंट लिया, क्योंकि अर्थशास्त्र का क्षेत्र असीमित है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, अनलिमिटेड उसका। और कई लोगों ने तो कहा भी है कि अर्थशास्त्र अपने जाल में फंसा हुआ है। यहाँ तक कि प्रोफेसर जैकब वाइनर ने एक स्टेटमेंट ये तक भी दिया था कि जो कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं वो ही अर्थशास्त्र है, यानी जो भी इकोनॉमिस्ट कहता है वो इकोनॉमिक्स है। तो इस प्रकार अगर हम अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात करें तो अर्थशास्त्र की परिभाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और इसे किसी शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हम इसकी परिभाषाओं को कुछ अलग अलग परिभाषाओं में इसको स्टडी करेंगे। पहली हम पढ़ेंगे वेल्थ डेफिनेशन, वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन। ये वेल्थ सेंटर्ड जो डेफिनेशन है इसमें एडम स्मिथ, वॉकर, मिल, जेबी से सीनियर और जेविन्स जैसे इकोनॉमिस्ट इसमें शामिल है। बी हमारी है वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कल्याण प्रधान अर्थव्यवस्था परिभाषा, जिसमें मार्शल, पीगू, कैनन, एली, बेवरिज जैसे अर्थशास्त्री आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्केरसिटी डेफिनेशंस यानी दुर्लभता प्रधान परिभाषा, जिसमें रॉबिन्स, लर्नर, एरिक करोल, मैकफॉय, विक्सटीड आदि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो स्केरसिटी सेंटर डेफिनेशन पे आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आवश्यकता विहीन परिभाषा, जो वांटलेसनेस है, उसमें प्रोफेसर जे.के. मेहता का नाम आता है। और इसके बाद होगा कुछ नवीन अप्रोचेस यानी न्यू अप्रोचेस जो सैमुएल्सन, हेनरी स्मिथ, हिक्सेट और बोल्डिंग आदि ने दी है। इस प्रकार सभी अर्थशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। इस आज के अध्याय में हम, आज के लेक्चर में हम इन्हीं जो डेफिनेशंस हैं इनको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशंस। देखिए, वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशंस हम पहले भी बोल चुके हैं। वेन एवर 6 इकोनॉमिक्स आर गैदर्ड देयर आर 7 ओपिनियंस। तो हम ये मानकर चलेंगे कि इकोनॉमिक्स की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उनमें प्रथम अगर परिभाषाओं को हम पढ़ें तो वो है वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन। वेल्थ सेंटर्ड जो डेफिनेशन है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी एडम स्मिथ ने दी है। एडम स्मिथ ने 1774 में एक बुक लिखी थी
जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें इन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी थी और इनकी डेफिनेशंस बहुत सिंपल डेफिनेशंस है। इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। देखिए, एडम स्मिथ ने ऐसा कोई अर्थशास्त्र का वर्ड यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मार्शल और उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उनकी इकोनॉमिक साइंस वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक थी उससे इस परिभाषा को संग्रहित करके बनाया था। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है उसका जन्म ही 1890 में मार्शल के बाद हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। इसी में यानी हम बात करें एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ ने बहुत सिंपल डेफिनेशन दी, इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और यहाँ जेबी सेबी ने भी अपनी डेफिनेशंस दी है। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र वह शाखा है जो धन से संबंधित है। यदि हम वेल्थ सेंटर डेफिनेशन में बात करेंगे तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जेबी से आते हैं, इसमें एडम स्मिथ आते हैं, सारी अपने डेफिनेशंस को वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन पे ही करते हैं। और वह कहते हैं कि यदि हम एडम स्मिथ और इनकी परिभाषाओं को लेंगे, डेफिनेशंस को लेंगे, तो ये लगेगा कि धन ही मानव का सुख है, यानी धन से ही सुख को प्राप्त कर लिया जाता है। यानी अर्थशास्त्र केवल धनोपार्जन यानी पैसा कमाने का एकमात्र शास्त्र है, ऐसा इनकी डेफिनेशन से प्रतीत हुआ। और ये इनकी आलोचनाएं देने वालों में कार्लाइल, रस्किन, विलियम मॉरिस, चार्ल्स डिकिंस, बर्के आदि अर्थशास्त्री थे। उन्होंने इसकी बहुत ही क्रिटिक्स किए एडम स्मिथ की या वेल्थ सेंटर डेफिनेशंस की। वो कहते हैं कि ये तो एक तरह का गॉस्पेल ऑफ मेमन है, यानी कुबेर की विद्या है, तो या फिर डिस्मल साइंस बताते हैं, यानी घृणित विज्ञान है, या फिर ये कहता है क्या बताया जाता है कि ब्रेड एंड बटर साइंस है। ये जो डेफिनेशंस दी गई है ये ब्रेड एंड बटर साइंस पे, यानी रोटी मक्खन का विज्ञान है। और अब बास्टर्ड साइंस भी बताया, अधम साइंस, क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र था उसको काफ़ी संकुचित कर दिया था। बहरहाल ये इसकी वेल्थ सेंटर डेफिनेशन थी, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। यहाँ मैंने ये डेफिनेशंस को थोड़ा सा क्लियर कर दिया है। यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, यानी वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन। देखिए, बात है, ये समय है 1890 के आसपास का, जब मार्शल ने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। 1890 के आसपास इन्होंने अर्थशास्त्र में एक नई परिभाषा को जन्म दिया जो वेलफेयर से रिलेटेड थी। रॉस्चर तो ये कहते थे कि अर्थशास्त्र का आदि और अंत तो मानव है, यानी जो इकोनॉमिक्स है वो किसकी स्टडी कर रही है, ह्यूमन की स्टडी कर रही है, ना कि वेल्थ की। तो इसलिए वो कहते हैं कि साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, यानी ये जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का विज्ञान है। इसी के संबंध में प्रोफेसर मार्शल ने अपनी जो डेफिनेशन दी थी वो दी है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. यानी अर्थशास्त्र मानव के साधारण व्यावसायिक जीवन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग की जांच करता है जहां कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग से घनिष्ठ संबंध होता है। यदि अगर हम इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे तो ये डेफिनेशंस मनुष्य के कल्याण यानी वेलफेयर से रिलेटेड है। इन्हीं में एक और डेफिनेशन मिस्टर कैनन की है। कैनन अपनी डेफिनेशन में कहते हैं, द एम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरल causes on which material welfare of human being depends. यानी अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणों की व्याख्या करना जिन पर मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्भर है।
मनुष्य का भौतिक कल्याण यानी वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स मटीरियल वेलफेयर। यदि अगर आप इनको डेफिनेशंस को अच्छी तरह देखेंगे तो पहली वाली डेफिनेशन वेल सेंटर्ड धन प्रधान थी, दूसरी वाली डेफिनेशंस जो है वो आपकी कल्याणवादी अर्थशास्त्र को बताती है। ऐसा नहीं है कि मार्शल की जो डेफिनेशन है ये 1890 की उनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में से ली गई है। इनकी डेफिनेशन की भी कुछ क्रिटिक्स हुई हैं, क्रिटिज़म हुई हैं। जैसे उनकी क्रिटिज़म करने वालों में पहला था रॉबिन्स ने 1932 में एक पुस्तक लिखी थी। लेख में उन्होंने लिखा था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस में उन्होंने मार्शल की डेफिनेशन को बताया था। वैसे तो मार्शल की डेफिनेशन थी कि वो मनुष्य प्रधान है, सामाजिक और वास्तविक मनुष्य का अध्ययन करता है, भौतिक कल्याण की बात करता है, लेकिन उसकी कुछ आलोचनाएं भी थी। और आलोचनाएं जो देने में पहला नाम अगर हम बात करें तो वो था मिस्टर रॉबिन्स का। रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव विज्ञान है, केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अगर निर्जन एकांत में भी रहता है यानी अलूफ भी रहता है, अकेला रहता है, तो भी उस पर वो सभी नियम लागू होंगे जो एक सामाजिक नियम सामाजिक व्यक्तियों पर लागू होगा। जैसे समसीमांत उपयोगिता नियम जिसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ये सभी जो नियम होंगे वो सामाजिक नहीं बल्कि ह्यूमन साइंस है, व्यक्तियों पर भी लागू होगा। और रॉबिन्स ये भी कहते हैं कि मार्शल की जो डेफिनेशन है वो एनालिटिकल नहीं है। वो ये कहते हैं कि मार्शल की डेफिनेशन में इन बातों का क्लेरिफिकेशन नहीं है कि मानव के जीवन में साधारण व्यवसाय क्या है या असाधारण व्यवसाय में किन किन आर्थिक क्रियाओं का समावेश किया जाता है। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि मार्शल ने अपनी डेफिनेशन को नैरो कर दिया है। उन्होंने अपनी डेफिनेशन को सिर्फ कल्याणवादी यानी मानव सुख तक ही सीमित करके रख दिया, जबकि ये क्षेत्र बड़ा संकुचित है, नैरो है, क्योंकि इसमें उपभोग, असामाजिक, अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन की उपेक्षा की गई है। फिर रॉबिन्स बताते हैं कि जो मार्शल की डेफिनेशन है वो भौतिकता पर आधारित है, यानी मटीरियल इकोनॉमिक्स बताया है, जबकि मटीरियल इकोनॉमिक्स नहीं होती हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी डेफिनेशन में, क्योंकि कुछ सेवाएं अभौतिकी भी होती है, जैसे कोई नर्तक है, डांसर है, कोई सिंगर है, डॉक्टर है, टीचर है, इन सब की सेवाएं भौतिक नहीं हैं, फिर भी वो संपत्ति तो हैं। इसके बारे में मार्शल ने अपनी परिभाषा में कोई व्याख्या नहीं की है। इसके बाद वो कहते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स को वेलफेयर से जोड़ना ही ठीक नहीं है, अनेक क्रियाओं से, अनेक इकोनॉमिक एक्टिविटीज से इसको जोड़ना चाहिए था। और लास्ट में वो बताते हैं कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान यानी आइडल साइंस नहीं है बल्कि रियल साइंस है। इस प्रकार से रॉबिन्स ने मार्शल की डेफिनेशंस की कई आलोचनाएं की है। इसके बाद हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसमें हम स्कैरसिटी डेफिनेशन और वांटलेस डेफिनेशंस आदि पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।